चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैपिटल बजटिंग चल रहा था। अब स्टार्टिंग में जो पहले 10 क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको बोला उनमें से जो भी आपके होमवर्क वाले सम्स थे वो कंप्लीट करने थे, और कोई डाउट्स है तो पहले बता दो, वहीं से स्टार्ट करते हैं। 9 वाला सही नहीं, ऑनलाइन में भी स्टूडेंट है, उसका भी 9 वाला डाउट था, थोड़ा सा साथ में हो जाएगा। देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 9। Following are the data on capital expenditure of a project being evaluated by management of Vivan Limited. देखें क्या बोला है। 2 बार पूछा हुआ सम है। देखो, एक बार 10 मार्क्स में पूछा, एक बार 4 मार्क्स में पूछा। नहीं, ये तो क्या है, इन्होंने क्रैकर में दोनों चीजें मेंशन कर दी होंगी। 4 मार्क वाले में ना सारे टाइप्स नहीं पूछे होंगे, कुछ पॉइंट्स कम कर दिए होंगे, वैसा होगा। देखते हैं कितना सॉल्यूशन है। एनुअल कॉस्ट सेविंग्स 40,000 रुपए, यूजफुल लाइफ 4 साल, IRR 15% है, PI 1.064। तो रिजल्ट्स तो सारे पहले ही दे दिए, बाकी डेटा आपको रिवर्स में जाके सब चीजें ढूंढनी पड़ेंगी। इसमें से फाइंड आउट द फॉलोइंग बाय अज्यूमिंग दैट द सैल्वेज वैल्यू इज 0। देखो, आपको जो अपन नॉर्मली फाइंड आउट करते हैं, IRR निकालते हैं, PI रेशियो निकालते हैं, वो सब तो पहले ही दे दिया। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो डेटा में होता है वो यहाँ पे मिसिंग है, फाइंड आउट करना है। तो कहीं ना कहीं आपको रिवर्स में जाना पड़ेगा और डेटा को उस हिसाब से यूटिलाइज करना पड़ेगा। देखो, जो अवेलेबल है उसी में से स्टोरी स्टार्ट होती है। जैसे PI रेशियो दे रखा है 1.064, तो PI रेशियो का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड बाय इनिशियल कैश आउटफ्लो। अब अगर वो दोनों चीजों में से कुछ यहाँ पे दिया हुआ हो तो काम आ सकता है, नहीं दिया है तो पहले वो भी यूटिलाइज कर, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे हो सकता है, स्टार्ट कैसे करेगा समझते हैं। एक अपने पास एनुअल कॉस्ट सेविंग्स दे रखा है 40,000 रुपीज, यूजफुल लाइफ दे रखी है 4 साल, और एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न आपका 15% है। तो उस रेट पे NPV तो निकल ही सकता है। एक सेकंड, IRR is the rate at which NPV is equal to 0, वो पॉइंट का यूज कर सकते हैं। वो एक ऑप्शन पॉसिबल है। देखो, जो एनुअल आपको कॉस्ट सेविंग दे रखा है उसको अपने CFAT ही तो मानेंगे, और क्या मानेंगे। तो ये 40,000 है, लाइफ प्रोजेक्ट की 4 साल है, और आपको बोला हुआ है कि IRR 15% है। IRR के 2 मतलब हमने निकाले थे, एक मीनिंग लेवल पे और एक कैलकुलेशन लेवल पे। IRR इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न, जितने पे आपने पैसा कमाया है। दूसरा हमने ये भी देखा था, IRR इज द रेट एट विच NPV इज इक्वल टू 0। ये अपने यूज करते थे। अब अगर ये पॉइंट है तो NPV का फिर आपको फॉर्मूला तो पता ही है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस इनिशियल कैश आउटफ्लो। अगर NPV 0 है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे ना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो भी आएगा वही आपका इनिशियल कैश आउटफ्लो के बराबर होगा। यहाँ पे 0 रख के देख लो ना, अल्टीमेटली वही मिलेगा ना। इफ NPV is 0, therefore present value of cash inflow will be equal to initial cash outflow। इनिशियल कैश आउटफ्लो ही तो होता है आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट, समझ आ रहा है। और ये चीज जो है ये आप इस डेटा में से फाइंड आउट कर सकते हैं। डिस्काउंटिंग करना और कुछ नहीं करना है। ये 40,000 का CFAT है, डिस्काउंटिंग रेट 15% लेके 4 साल के लिए उसको डिस्काउंट कर दो, प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। थोड़ा पजल जैसा क्वेश्चन है, चीजें घुमा फिरा के दे रखी है, उसके बेसिस पे आपको फाइंड आउट करना है। CFAT 40,000, PVFA कैलकुलेट कर लो, 15% पे 4 साल का PVFA कितना आएगा, ये ना GT फैक्टर 2.85। और भी है आगे डेसिमल, 3-4 तक बता दो। 40,000 इंटू दिस करो, कितना हो रहा है? यही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यही है इनिशियल कैश आउटफ्लो। दिस इज प्रोजेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्टली प्रोजेक्ट कॉस्ट मिल गया आपको, पता चला।
डेटा में IRR दिया है और PI रेशो दिया है, तो आपको यही दोनों यूज करके वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, और तो कोई डेटा कुछ है ही नहीं। अब देखो यहाँ से एक चीज तो आ गई ना, अब अपने पास PI रेशो भी तो है यूज करने के लिए, IRR का यूज हमने कर लिया, अब PI रेशो का भी यूज कर लेते हैं। अब देखो इनिशियल कैश आउटफ्लो या प्रोजेक्ट कॉस्ट आपको मिल चुका है, यही डेटा वहां पे पुट कर देते हैं। चलेगा? इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 1,14,199 इंटू 1.064, 507 8, ठीक है। तो ये आ गया, दिस इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। समझ आ रहा है? वो तो अज्यूम इसलिए किया क्योंकि वैल्यू निकालनी थी, IRR को NPV 0 वाले पॉइंट पे लेके। अब आपके पास यहाँ पे चॉइस है, आप 1,14,000 को क्या मानना चाहते हो, ये या ये। अब लॉजिकली गलती हो जाएगी अगर आप ये मान लो, अगर आप इसको 1,14,199 मान लोगे तो फिर ये मिसिंग रह जाएगा, फिर ये गिनोगे तो ये वैल्यू अलग आएगी, पिछले में अलग आ रही थी। तो आपने पिछले में यही तो फाइंड आउट किया था, दिस इज प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो यही तो आपने निकाली थी ना 1,14,000। अब अगर इस फॉर्मूला में कोई दोनों में से एक वैल्यू अज्यूम करनी तो इसी को तो करोगे, और प्रेजेंट वैल्यू इससे ज्यादा ही होगी ना, तभी तो PI रेशियो 1 से ग्रेटर है। तो कॉमन सेंस ये बोलती है कि जो वैल्यू निकाली वही पुट करनी पड़ेगी, ऊपर रख के फायदा नहीं, वैसा है, इसलिए बोलिए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया आपका 1,21,507 और प्रोजेक्ट कॉस्ट आ गई 1,14,199। अब यहाँ से आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी निकाल सकते हो, क्योंकि अब आपके पास NPV है, यहाँ से NPV मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा ना। अब प्रॉपर रियल NPV, वो NPV इक्वल टू 0 वो पॉइंट अज्यूम किया था IRR के रेट को यूज करने के लिए। यहाँ पे हम NPV एक्चुअल वाला कैलकुलेट करेंगे, 1,21,507 माइनस 114,199, ये आया NPV। अब अगर NPV पॉजिटिव आया है, दैट मीन्स आपका जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना 15% से कम होगा। आपने एक्चुअल 15% पे कमाया ना, और NPV पॉजिटिव आ रहा है, तो जो एक्चुअल रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का होगा वो 15% से कम ही होगा, तभी तो ये कुछ पैसे बच रहे हैं ना आपके पास। तो कितना रेट होगा वो ढूंढना है, ठीक है, वो पॉइंट पे चलते हैं। इधर उधर से घुमा घुमा के ना वो पजल कंप्लीट करनी है। देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो ये कैसे आता है, CF80 इंटू PV5 4 years, परसेंटेज पता नहीं है। इनिशियल कैश आउटफ्लो 114,199, मिसिंग फैक्टर ढूंढना है ना अपने को, और क्या। CF80 आपको पता है 40,000 है, समझ आ रही है? तो 40,000 इंटू PV5 माइनस 114,199 इज इक्वल टू 7308। अब ये चीज सामने जाके ऐड हो जाएगी, तो ये बन जाएगा वही 121,507 इज इक्वल टू 40,000 इंटू PV5। 40,000 इधर जाएगा, $3.038। ये आपको मिल गया GT फैक्टर एट सम परसेंटेज फॉर 4 years। दिस इज योर GT फैक्टर। परसेंटेज आपको पता नहीं है, ट्रायल एंड एरर से मिलेगा। इतना तो पता है कि परसेंटेज 15 से कम ही होगा, तभी तो NPV पॉजिटिव आया है। 15 हमारा IRR है, एक्चुअल रिटर्न हमने 15% कमाया है, जिसमें NPV के नाम पे हमारे पास कुछ बचा है, तो डेफिनेटली हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15% से कम होगा। अब वो 12% हो सकता है, 13% हो सकता है, 11 हो सकता है, बट उसका GT फैक्टर इसके बराबर होगा। तो आपको ट्रायल एंड एरर करके देखना पड़ेगा। जैसे सपोज 12% ले लिया आपने, तो 12% का 4 साल का GT फैक्टर निकाल के देखो कितना आ रहा है, इसके बराबर आ रहा है, आसपास में आ रहा है, क्या आ रहा है।
एग्जैक्ट आ रहा है 12%। इसके नियर बाई कहाँ तक आया और कहाँ से नहीं आया, तो बोलो ये वाला पार्ट यहाँ तक ये समझ आया, ये सब क्या किया यहाँ तक समझ आया, ठीक है। तो देखो ये अपना जीटी फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास। अब 4 साल का ड्यूरेशन तो क्वेश्चन में दे रखा है, परसेंटेज नहीं पता, वही फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, 4 साल का जीटी फैक्टर अलग अलग परसेंटेज पे निकाल के देखना पड़ेगा, इसके बराबर कौन से परसेंटेज पे आता है। अपना जो IRR है वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना 15%। 15% IRR पे आपका एनपीवी पॉजिटिव है, मतलब आपने जो रिटर्न कमाया है वो कॉस्ट से ज्यादा कमाया है, तभी तो पैसे बच रहे हैं। तो जो कॉस्ट होगा वो तो इससे कम ही होगा, तो 15% से नीचे का रेट लेके देखना पड़ेगा कि कितने परसेंटेज का पीवीफा इसके बराबर होता है। वो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जो ढूंढना है क्वेश्चन में। तो अपन ने रैंडमली 12% ट्राई किया। अब 12% पे अगर ये जीटी फैक्टर निकालते हो, पीवीफा एट 12% फॉर 4 years, ये बराबर आ रहा है जो आपने कैलकुलेट करके बोला। तो दैट मीन्स अपना जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 12% है, डायरेक्ट मिल गया। 11 पे ट्राई करते, 13 पे ट्राई करते, अलग अलग नंबर्स ट्राई करते, 12 पे ये मैच हो रहा है। तो 12 पे मैच हो रहा है, इसका मतलब जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 12% है और जो हमारा IRR है वो 15% है, तभी एनपीवी पॉजिटिव आया है। तो वहीं से पता चल रहा है। बात क्लियर हुई। पजल वाला क्वेश्चन है, जानबूझ के उल्टा दिया है। नॉर्मली क्या होता है, स्टैंडर्ड डेटा देते हैं, बोलते हैं पीआई निकालो, IRR निकालो, एनपीवी निकालो। यहाँ IRR दे दिया, पीआई दे दिया। अब बोले कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, इनिशियल कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालो। तो डेटा तो सारा वही है, बट जो चीज यूजुअली हम फाइंड करते हैं वो यहाँ दे रखी है, और जो चीज अवेलेबल होती है वो मिसिंग कर दी, उल्टा जाना है। तो रिजल्ट्स यूज करने हैं। रिजल्ट्स में 2 रिजल्ट अवेलेबल है, एक IRR अवेलेबल है, एक आपके पास पीआई रेशियो अवेलेबल है। तो वो रिजल्ट्स को यूज करके ही आपको फाइंड आउट करना है, और बेसिक डेटा मिसिंग है यहाँ पे। बोलो समझ आ रहा है। तो थोड़ा उल्टा जा रहा है क्वेश्चन, पजल सॉल्विंग है, कहाँ से कहाँ जाएंगे वो तो डेटा से ही समझ आएगा। कहीं एक जगह से स्टार्ट करना था, मैंने स्टार्ट किया तो मैंने ये अमाउंट पहले कंसीडर किया, क्योंकि एनुअल CFAT मुझे दे रखा है, IRR मुझे दे रखा है। तो एनुअल CFAT और IRR दे रखा है, तो मेरे पास एक ही रास्ता था शुरू करने का, IRR इज द रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू 0, और कहीं से स्टार्ट हो भी नहीं सकता था, पहले यही करना पड़ेगा। क्योंकि IRR को हम उस तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि उस पॉइंट पे एनपीवी 0 हो जाता है, वो पॉइंट IRR होता है। तो एनपीवी 0 इसलिए किया ताकि फिर मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकूं, और अगर ये वाला पार्ट 0 हो चुका है तो ये दोनों बराबर हो गए। अब मैं दोनों में से कुछ भी फाइंड करूं, वैल्यू सेम ही है। ये फाइंड करना तो पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन ये फाइंड करना पॉसिबल है। रीजन बीइंग मेरे पास CFAT है, मेरे पास एक डिस्काउंटिंग रेट है। तो मैंने क्या किया, CFAT और डिस्काउंटिंग रेट को यूज करके एक वैल्यू निकाली। वो वैल्यू को मैं इसका नाम दूं या इसका नाम दूं, एक ही बात है। तो मैंने उसको इसके बराबर मान लिया, इनिशियल कॉस्ट आउटफ्लो या फिर प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट मिल गई। अब प्रोजेक्ट कॉस्ट मिल गई, अब मैं आगे बढ़ सकता हूँ। अब मैं पीआई रेशियो का यूज कर सकता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्ट मिलते ही पीआई रेशियो है मेरे पास, तो ये पार्ट मिल जाएगा और ये पार्ट इससे ज्यादा होगा। ये कॉमन सेंस है, तभी पीआई रेशियो पॉजिटिव है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, सोचने वाली चीज है। अब यहां से मुझे ये मिल गया ना, ये वाला पार्ट, ये आ गया। अब जब ये दोनों वैल्यूज मिल चुकी है तो एनपीवी मिल गया, दोनों को माइनस करना है, तो फिर अपन ने एनपीवी निकाल लिया। अब एनपीवी मिल गया तो वहां से फिर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल ढूंढ सकता हूँ, क्योंकि एनपीवी पॉजिटिव आते ही मुझे समझ में आ गई कि मेरा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो IRR से कुछ कम ही होगा। तो मैंने एनपीवी का ही फॉर्मूला वापस यूज कर लिया। उसी चीजों में घूम रहे अपन, बाहर कहीं नहीं जा रहे। एनपीवी की वैल्यू मिल गई, प्रेजेंट वैल्यू, इनिशियल कैश आउटफ्लो। इनिशियल कैश आउटफ्लो हमें पता है, प्रेजेंट वैल्यू भी हमें पता है, उसके अंदर CFAT मालूम है, बट ये मिसिंग है। तो इसमें से ये निकाल लिया कैलकुलेट करके, 12% आ गया। तो ऐसे मिसिंग चीजें हम ढूंढते जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ना है, डिपेंडिंग के डेटा क्या बोलता है। अब ऐसी चीजें आप रट के नहीं जा सकते कि ऐसे ही शुरू करना है वैसे ही जाना है। डेटा में क्या दिया है क्या नहीं दिया तो सब पे डिपेंड करता है, बट अंदर जो कुछ भी है वो सारा हमने सीखा हुआ है। सोचना आपको पड़ेगा, और समझ में यही होता है, देखो एग्जाम में सोचना तो पड़ेगा, तब दिमाग नहीं चल रहा है तो कुछ नहीं हो पाएगा। हर फॉर्मेट आपको मैं याद करके नहीं भेज सकता, ऐसा आएगा तो ऐसा कर लेना, कुछ नया ढूंढेंगे, वो पजल सॉल्विंग, कुछ भी हो सकता है। बोलो आप समझ आ रहा है। तो अच्छा समय गोल गोल घुमा रहे हैं। वो नंबर इतना एनपीवी का, हाँ तो उतने एनपीवी का ही है, अपने को तो 0 पे जाना है ना। वो तो वहां से तो आए अपन, उल्टा क्यों जा रहे हो। IRR का यूज कर तो लिया, IRR वो पॉइंट है जहाँ पे एनपीवी 0 होता है। हाँ, ये वो पॉइंट थोड़ी है।
ये जो तुम बोल रहे हो तो सही है ना, इस पॉइंट पे एनपीवी 7,000 है, जीरो थोड़ी है। जीरो एनपीवी तो 15% पे आएगा, वो तो वहीं से तो शुरू किया था, तो वापस वहां थोड़ी जाएंगे। जीरो पे जाओगे तो फिर आंसर 15% आ जाएगा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फाइंड करके क्या मिला, बोलो। पहले ये समझ आया यहाँ तक, और क्या क्या मांगा है वो देख ले। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आपका आ चुका है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ चुका है 12%, एनपीवी आ चुका है। पे बैक पीरियड तो फिर आप कैश फ्लोज में से निकाल सकते हैं, कैश फ्लो आ गया तो 40,000 ही है ना, तो पे बैक पीरियड तो डिवाइड करके भी आ जाएगा, उसमें क्या करना है। हाँ डिस्काउंटेड कैश फ्लो ले सकते हैं, पे बैक पीरियड में ऐसे डिस्काउंटेड पे बैक बोला नहीं है, तो आइडियली तो अगर पे बैक पीरियड निकालना है तो 40,000 और वो प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका था ना ये रहा 1,14,000, सीधा डिवाइड कर दो ना, 1,14,199 ये आपका प्रोजेक्ट कॉस्ट है। हर साल 40,000 रुपए का CFAT आ रहा है, डिवाइड कर दो, आ गया पे बैक पीरियड। जो भी अमाउंट आ रहा है बस वो आंसर है, तो पे बैक पीरियड तो बड़ा इजीली फाइंड हो जाएगा। बस तो ये सम तो आपका कंप्लीट है, यहाँ पे देख लो क्या लिखना है आपको। क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछने चाहिए ना, फिर एग्जाम में अपना दिमाग ही नहीं चला रहा कोई तो क्या मतलब है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का। मोस्ट प्रोबेबली वो सम ऐसे ही पूछेंगे कुछ कि आपको सोचना पड़ेगा, एग्जैक्ट सेम फॉर्मेट आ जाए नॉट नेसेसरी। कुछ चैप्टर्स है जहाँ पे उनके पास ऑप्शन नहीं है, जैसे डिविडेंड डिसीजन और वो सब है, वॉल्टर मॉडल, गॉर्डन मॉडल, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। बट कुछ तो चैप्टर्स ऐसे होंगे जहाँ पे वो सम बना के पूछेंगे, आप शांति से सोचोगे और कॉन्फिडेंस से सॉल्व करोगे तो होगा, और प्रैक्टिस से आपको कॉन्फिडेंस आता है कि देखो ऐसा भी सोच सकते हैं। और एग्जाम में ना बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रखना चाहिए, आपने सम पढ़ा, प्रैक्टिकल सम में सारा डेटा क्वेश्चन में होता है, बस आपको ना कॉन्फिडेंस से बिना ज्यादा इधर उधर का सोचे जैसा बोला है वैसा करते जाना है, कि भाई इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता इसमें, कंसेप्चुअली करेक्ट किया है, लॉजिक सही है, आंसर भी सही होगा, और वो मोस्टली होता भी है, और वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जितने डेप्थ में अपन ये समझ डिस्कस कर रहे हैं ना, किसी के लिए भी ये पूरे पेपर में 60 मार्क्स स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। फिर आप अगर इतना एफर्ट करके जाओगे तो डेफिनेटली मार्क्स बनेंगे, और एक पेपर में 60 प्लस गया ना तो बाकी 3 में 45 का एवरेज भी बहुत है, और थियरी में कितनी बार मार्क्स कम भी मिल जाते हैं, तो 45 का एवरेज उससे भी नीचे चला जाएगा 60 प्लस जाता है तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। फिर इसमें आप 50 लेके आ रहे हो तो वेस्ट कर दिया, फिर वो थियरी में फिर बैलेंस करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन वाला पेपर है, और बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो बन जाते हैं। तो 100 में से 60 स्कोर करना विद 60 मार्क्स प्रैक्टिकल एंड 40 मार्क्स थियरी, वो डिफिकल्ट नहीं है। 40 की थियरी है, उसमें से 20 तो निकाल ही सकते हैं, बाकी के प्रैक्टिकल है 60। और सम्स में कैसा होता है, पूरा सही है ना तो मार्क्स काटने का स्कोप बहुत कम हो जाता है, तो 5 में 4 4.5 देने ही पड़ते हैं। सब कुछ सही लिखा है तो मार्क्स कहाँ काटेंगे, आंसर भी आ गया है, तो वो 60 तक टच करना कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो प्रैक्टिकल पेपर को तो स्ट्रेंथ बनाना पड़ेगा, उससे डरते रहेंगे तो मतलब नहीं है। ठीक है लिख लो, फिर आगे देखें। और कोई सम है 1 to 10 में डाउट नहीं, कंप्लीट कर लो।
सारी गिर जाएगी। सर, एक क्वेश्चन वो PV5 ना, हमारा जितना PV5 आया उस हिसाब से हमारा 7308 आता है NPV। हाँ नहीं मतलब एनपीवी आ चुका है, उसके बेसिस पे हम पीवी5 ढूंढ रहे हैं। हाँ, मतलब उतना PV होगा तो उतना NPV बचेगा, बट कॉस्ट का तो ये रहता है ना कि अपना NPV होगा ही नहीं। जो कॉस्ट की अमाउंट रहती है मतलब 12% कॉस्ट आया तो उसमें NPV आना ही नहीं चाहिए। नहीं, नहीं। कैसे? आईआरआर 15% जो था उस पे हम ऐसा मान के चल रहे। आईआरआर वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे एनपीवी 0 होता है, तो आईआरआर को हमने 15% अज्यूम करके उसमें से रिवर्स कैलकुलेशन किया, स्टार्ट वहां से हुआ ना। तो वो गलत इंटरप्रेट कर रहे हो कि 12% पे एनपीवी होना ही नहीं चाहिए। 12% जो है उस पे ऐसा थोड़ी बोला है कि सीओसी और आईआरआर उस पॉइंट पे बराबर है। आपने आईआरआर 15% से रिवर्स कैलकुलेशन किया है और आपका एनपीवी पॉजिटिव आया है। पीआई रेशियो ही 1 से ऊपर है, तो एनपीवी 0 हो ही नहीं सकता कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। पीआई रेशियो 1.064 का मतलब ही वही है कि आपने जितना कमाया है उससे कम लगाया होगा, जितना आपने लगाया उससे ज्यादा कमाया होगा, कुछ तो बचा ही होगा, तभी तो 0.064 आ रहा था। वो 0.064 ही 7308 है, तो एनपीवी तो आपका पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव एनपीवी का गारंटी मतलब है कि जितना आपका आईआरआर है उससे आपकी कॉस्ट कम ही रही होगी। 15% आईआरआर तो क्वेश्चन में दिया है, पीआई रेशियो पॉजिटिव दिया ग्रेटर देन 1। आईआरआर 15% होना और पीआई रेशियो 1 से ग्रेटर होना साथ में देखोगे तो बात ये समझ आएगी कि सीओसी 15 से कम ही होने वाला है, तभी तो पीआई रेशियो 1 से प्लस है। और पीआई रेशियो 1 से प्लस है तो एक्चुअल एनपीवी तो 0 हो ही नहीं सकता। एक्चुअल एनपीवी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव ही होगा। तो आपने जब स्टार्टिंग में उसको यूज किया आईआरआर 15% को, तो स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है। बिकॉज आपको सीएफएटी एनुअल बेसिस पे दे रखा है, ड्यूरेशन दे रखी है, डिस्काउंटिंग रेट दे रखा है। एक्चुअल रेट है नो डाउट, एक्चुअल आपने कमाया है 15%, हो भी सकता है आपका कॉस्ट भी 15% ही आ जाए, यू नेवर नो, बट स्टार्ट तो इसी से करना पड़ेगा। अब इसमें अजम्पशन यही वाला लेना पड़ेगा, रेट एट विच एनपीवी इज इक्वल टू 0 इज आईआरआर। तो वो अजम्पशन लेने का अपना पर्पस ये था कि वहां से हमें ये दो वैल्यूज को यूज करके प्रोजेक्ट कॉस्ट मिलेगी। प्रोजेक्ट कॉस्ट मिलेगी तो वहां से हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट इनफ्लो यूज कर लेंगे, बिकॉज पीआई रेशियो है। ये जैसे ही मिला पीआई रेशियो मल्टीप्लाई करूंगा, मेरी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, वो मुझे मिल गई 1,21,000। अब ये पता है तो एनपीवी आ गया, एक्चुअल एनपीवी वो आपका 7,000 आया। एक्चुअल एनपीवी आया तो उसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा, वापस उसके अंदर मैं पीवीफा को गायब कर दूंगा कि नहीं पता क्या है पीवीफा, ये तो पता ही है ना। आईआरआर तो हमने यूज किया था डेटा निकालने के लिए, एक्चुअल कॉस्ट तो कुछ और है ना, कॉस्ट तो कुछ और है ना, ये तो एक्चुअल रिटर्न है मेरा, एक्चुअल कॉस्ट कुछ और है और वो नहीं पता है ये इसलिए तो इसको फिर मिसिंग रखा ना। मिसिंग फैक्टर बदलते रहेंगे, जो डेटा मिलता जाएगा उसके बेसिस पे निकाल लेंगे, वैसा होगा। बोलो हो गया, नोट कर लिया? ठीक है, तो अच्छे सम्स है काफी। और ये एक्चुअल लेवल है एग्जाम का। मॉड्यूल के सम्स देखो, ये देखो मॉड्यूल में एक भी सम नहीं था ऐसा। मॉड्यूल में उन्होंने थियरी दी है और एकदम बेसिक दिया हुआ है कि ऐसा होता है, बट ये एग्जाम का रियल लेवल है। सम्स आएंगे तो इस लेवल पे जाएंगे। 2017 में पूछा है तो बहुत पुराना भी नहीं है, तो पूछ सकते हैं उस लेवल पे क्वेश्चन डेफिनेटली। काफी अच्छे सम्स दिए हुए। आगे भी देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 11 देखो, वो भी अच्छा सम है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वो टेस्ट आपके दिमाग का ही लेने वाले हैं, रट्टा कितना मार के आया किसी को फर्क नहीं पड़ता है, सम देख लो। सोचना नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है। कितना बढ़िया क्वेश्चन बनाया, 4 मार्क्स का सम है, दिमाग लगाने वाली चीज है। कैलकुलेशन हार्डली कुछ है, लेकिन आपका माइंड चलना चाहिए कि कंसेप्ट क्या है। वो जो डिस्काउंटिंग होती है, हम जो कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं, वो है क्या एग्जैक्टली। तो वो जो डिटेल में जा रहे हैं ना, यहाँ पे काम आता है। ए लिमिटेड इशूज 1000 ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ₹1000 मतलब एक उसकी वैल्यू होगी, 1000 रुपए का डिबेंचर है, और कूपन रेट है उस पर 12%, मतलब इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और ये ऑप्शनली कन्वर्टेबल है, आप चाहो तो इसको कन्वर्ट करा सकते हो आफ्टर 5 ईयर्स। और सामने आपको मिलेंगे 50 इक्विटी शेयर्स। जिस दिन कन्वर्जन की डेट आएगी उस दिन वो शेयर्स की वैल्यू चल रही होगी 25 रुपए, मतलब 50 शेयर्स आपको मिलेंगे, 25 रुपीज का एक शेयर है। आप मल्टीप्लाई कर लो तो पता चल जाएगा कि उस दिन वो शेयर्स की वैल्यू कितनी होगी। सिंपल। इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट 10% रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ 5 ईयर डिवेंचर, ये डिस्काउंटिंग रेट हो गया। अब हमें यहाँ पे डिसीजन ये लेना है कि कन्वर्जन बेटर है या डिबेंचर के फॉर्म में उसको कंटिन्यू करें मैच्योरिटी तक। ये 5 साल के बाद आपको ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शनली कन्वर्टेबल मींस इट इज योर चॉइस, आप कन्वर्ट करना चाहते हो उसको या नहीं। तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन ये है कि वो डिबेंचर है 12% इंटरेस्ट रेट वाला,
जिसकी वैल्यू 1000 रुपये, मतलब इन शॉर्ट 5 साल के बाद अगर आप उसको रिडीम कर लो तो 1000 रुपये आपको मिल जाएंगे। वो उसकी वैल्यू है, फेस वैल्यू वही रहने वाली है, और 5 साल तक आपको ब्याज तो मिलता ही रहेगा 12% पर एनम के हिसाब से। तो हमें वैल्यू निकालनी है कि इसको डिबेंचर के फॉर्म में ही रखें या फिर इसको शेयर में कन्वर्ट कर ले। अगर शेयर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 यूनिट्स हमें मिलेंगे और उसकी वैल्यू उस दिन होगी 25 रुपये। तो अगर आपने शेयर में कन्वर्ट कर लिया तो जो शेयर्स आपके हाथ में रहेंगे उनकी तब वर्थ होगी 1250, ये तो है ही। अब हमें ये देखना है कि डिबेंचर्स जो है ना, इनकी आज की वैल्यू क्या है, ठीक है, वो चॉइस करनी है। अब कैसे कैलकुलेशन करें, तो हम देखेंगे डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड का यूज करेंगे। इस डिबेंचर से हम अगले 5 साल में कितना कमाएंगे वो देखना है। किसी भी चीज की आज की वैल्यू किस बेसिस पे निकलती है कि ये असेट आपको फ्यूचर में कितना कमा के देगी, उसकी आज की वैल्यू कितनी, उसी को बोलते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो। सारे सम्स में एनपीवी में आपने यही किया है। 5 साल तक 40,000 रुपए का सीएफएटी मिलेगा, 12% मेरा डिस्काउंटिंग रेट है। आज की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, डिस्काउंटिंग करूंगा, तब जाके कुछ प्रेजेंट वैल्यू पता चलेगी। सेम चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं। ये जो डिबेंचर है ना, ये अगले 5 साल तक आपको 1000 रुपए पे 12% ब्याज देगा, मतलब कितना हो जाएगा 120 रुपए एवरी ईयर। और 5 साल के बाद अगर आप ये डिबेंचर मेच्योरिटी पे बेचोगे तो 1000 रुपए आपको वापस मिलेंगे और 5वें साल में ब्याज तो मिलेगा 120 प्लस 1000, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इस डिबेंचर से जो रिटर्न आ रहा है ना वो इतना आ रहा है। क्लियर हो गया, ये टोटल आप कर लो, मालूम पड़ जाएगा 1600, ठीक है। ये टोटल वैसे मैटर नहीं करता क्योंकि हमें तो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। अब इस कैश फ्लो के बेसिस पे हमें इस डिबेंचर की आज की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि कन्वर्जन का ऑप्शन आज है। एक्चुअली वो टाइमलाइन वैसा है, आप चाहो तो आज कन्वर्ट कर सकते हो या 5 साल के बाद मेच्योरिटी पे आपको पैसा मिल जाएगा। यू हैव टू ऑप्शंस, आइदर कन्वर्ट द डिबेंचर टुडे इनटू 50 इक्विटी शेयर्स जिसकी आज की वैल्यू 25 रुपए, तो 1250 आज की वैल्यू वैसा है। और अगर आप इस डिबेंचर को आज कन्वर्ट नहीं करते हो तो अगले 5 साल तक आपको ये कैश फ्लो मिलेगा। नाउ यू डिसाइड वेदर टू कन्वर्ट और टू कंटिन्यू एज द डिबेंचर, वो आपकी चॉइस है। अब इसको हमें प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है, तो लेके आ सकते हैं। उसके लिए चाहिए डिस्काउंटिंग रेट। इन्होंने बोला इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन है 10% पर एनम, ठीक है। तो 10% डिस्काउंटिंग रेट यूज करके इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है। देख लो निकाल के कितनी आएगी। अब ये तो इक्वल कैश फ्लो है ना, तो आप पीवीफा भी यूज कर सकते हो, आराम से हो जाएगा 120 इंटू पीवीफा एट 10% फॉर 5 ईयर्स प्लस वो 1000 रुपीज भी तो है, उसके लिए लास्ट ईयर का फैक्टर। ये टोटल करके निकाल लो क्या आ रहा है। ये जो होगी ना वो वैल्यू हो जाएगी डिबेंचर की, इसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ डिबेंचर। कितना आ रहा है 1075 76, एक आध रुपए चलेगा इधर उधर, कोई इशू नहीं। देख लो कैलकुलेट करके आ रहा है। ये डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। तो अगर आप ये डिबेंचर होल्ड करते हो फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स तो उसकी आज की वैल्यू आइडियली इतनी है 1076 एट योर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। आपको ब्याज 12% मिल रहा है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन है कि 10% रिटर्न में मिल जाए ना तो भी काफी है। 11 ठीक है। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से आज की डेट में इस डिबेंचर की वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप एक काम करो, आज की डेट में ये डिबेंचर्स कन्वर्ट करा लो और मेरे से 50 शेयर ले लो, और अगर ये शेयर की आज की मार्केट वैल्यू देखोगे तो 25 रुपए, तो अगर आप कन्वर्ट करा लेते हो तो जो शेयर आपको मिलेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी 1250 आज की वैल्यू, और डिबेंचर्स की आज की वैल्यू 1076। तो कन्वर्जन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि जो चीज आपके हाथ में है उसकी आज की कीमत ये है और जो आपको इसके सामने मिल रहा है उसकी आज की कीमत ये है। तो डेफिनेटली मैं तो कन्वर्ट करूंगा इसको, समझ आ रहा है? तो बस ये आपको पूछा होगा कन्वर्जन करना चाहिए कि नहीं। अब डिस्काउंटिंग ही करवा रहे हैं आपसे, कुछ नया तो किया नहीं, डिस्काउंटिंग ही तो किया, बट सीधी सीधी एनपीवी वाली बात नहीं पूछी, एक स्टोरी बना के पूछ ली आप कैलकुलेट करो, तो स्टोरी समझ आनी चाहिए तो फिर सम बनेगा।
बोलो, नोट कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम नंबर 12 जो है ना, अब आपसे सॉल्व हो जाएगा। पीछे अपन ने एक सम किया था उसी टाइप का है ये, तो पहले मैंने होमवर्क के लिए नहीं दिया था, लेकिन अब आप इसको ट्राई कर सकते हो होमवर्क में। 12, ये दो मशीन है ना, ऑल्टरनेटिव, एप्पल लिमिटेड, ग्रेप्स लिमिटेड ऐसे। इसके बाद है प्रॉब्लम नंबर 13, बोट लिमिटेड वाला। ये सम भी अब कोशिश करनी है तो पॉसिबल है। अपन ने ऐसा एक सम किया, कैपिटल यूटिलाइजेशन, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, वो 60%, 70%, 80%, 90% चीज वाला था ना, वो डेयरी वाला, उसके जैसा ही क्वेश्चन है। 8 मार्क्स में पूछा हुआ है, दिसंबर 18 में। सिमिलर फॉर्मेट है, तो उस सम को ध्यान में रखें। प्रॉब्लम नंबर 3 जो अपन ने स्टार्टिंग में किया था ना, उसके जैसा है, उस बेसिस पे हो सकता है। अटेम्प्ट तो करके देखो, नहीं आएगा तो करवा ही दूंगा, ट्राई करो, आ जाए तो अच्छी बात है। 14 तो मैंने आपको होमवर्क में दिया ही है। 15 देख लेते हैं। 15 भी कुछ डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पे सोचना पड़ेगा। इजी सम है वैसे, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं। देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे उसमें आपको समझना है। फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आर कंपीटिंग फॉर सिलेक्शन, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ईच ऑफ दीज प्रपोजल्स इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, पीआई रेशियो दे रखा है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसमें कितना लगेगा वो बताया हुआ है। आपके पास टोटल बजट या जो फंड्स पड़े हुए हैं वो 60,000 है। ठीक है, अब 60,000 रुपीज आप चाहो तो एक से ज्यादा प्रोजेक्ट में भी तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो। इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बोला है कि किसी एक ही प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होगा, मल्टीपल प्रोजेक्ट ऑप्शन है। अब क्या कॉम्बिनेशन बिठाएं कि बेस्ट रिटर्न आपको मिले आपके फंड्स के ऊपर, वो आपको सोचना है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं इन्वेस्ट करने, 60,000 के टोटल बजट के अंदर कौन से प्रोजेक्ट में कितना खर्चा हो रहा है वो तो आपके सामने है। कॉम्बिनेशंस क्या क्या बना सकते हो? एक A+B हो सकता है, एक A+D हो सकता है। 60,000 रुपये मैक्सिमम है। फिर और कोई कॉम्बिनेशन, B+C, B+D, नहीं ये सब तो बनेगा नहीं। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट में लगाना चाहो तो प्रोजेक्ट बी, वो तो चारों ऑप्शन है ही फिर आपके पास। ठीक है, ये तो ऑप्शन ही। हम सबका अपना अपना पीआई रेशियो दे रखा है, आपको देखना है कि कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेटर है। अब पीआई रेशियो के बेसिस पे वैसे रैंकिंग देने जाए तो वो रैंकिंग तो आपको पीआई रेशियो देख के समझ आ जाएगी। फर्स्ट रैंकिंग तो सी को मिलेगी, फिर ए को, उसके बाद बी, और फिर लास्ट में डी। तो ये तो रैंकिंग आप दे सकते हो कौन सा प्रोजेक्ट पीआई रेशियो के हिसाब से बेटर है। बट एक कॉम्बिनेशन वाला ऑप्शन भी अपने पास है। और जब 60,000 मेरे पास पड़े ही हैं तो मैं सिर्फ ए में इन्वेस्ट क्यों करूंगा, मैं बेटर है उससे ज्यादा ही कुछ ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। तो प्रैक्टिकली इन्वेस्टमेंट करने जाए तो कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है वो आपको देखना। अब मैं ये कर सकते हैं कि यहाँ पे पीआई रेशियो का यूज करके कुछ कैश फ्लोज या एनपीवी के फॉर्मेट पे जा सकते हैं। देखो किसमें कितना इनिशियल आउटले है वो देख लेते हैं। यहाँ 25,000 है, बी में कितना है 35,000, 40 और 30। अब A+D करे तो भी ऑप्शन है 55,000, A+B करे तो भी ऑप्शन है 60,000। ठीक है, ये एक ऑप्शन भी रहेगा। इंडिविजुअली सी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, देखिए सी में इन्वेस्ट किया तो बाकी सब बंद हो जाएगा, फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपके पास। ओके ठीक है, अब सबका पीआई रेशियो है ना। इंडिविजुअल का तो पीआई रेशियो हमने लिखा ही था। कंबाइन वाले केस में पीआई रेशियो ऐसे नहीं निकाल सकते, लेकिन उसके बेसिस पे कैश फ्लोज निकाल सकते हैं। एक बार पीआई रेशियो भी लिख लेते हैं, 1.13, 1.11। ठीक है, यही है। अब आपके पास पीआई रेशियो है, आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करके हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो निकाल लो कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई होगा ना 28,250 यहाँ पे
46,000 और लास्ट में 32,400 ये आ रहा है। अब ये इसके लिए क्या करें, डायरेक्ट प्लस करके निकाल लें, चलेगा ना? ए प्लस डी है अगर, तो ये दोनों का प्लस करेंगे तो हो जाएगा। ऐड करो कितना हो रहा है, 60,600 और ये ऊपर ए प्लस बी, बोलो क्लियर है? प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब इसके बेसिस पे जज करने से बेटर है फिर एनपीवी पे ही चले जाते हैं, क्योंकि इनिशियल कॉस्ट से कंपैरिजन तो करना ही पड़ेगा ना, लास्ट में एनपीवी निकाल सकते हैं और क्या। जजमेंट किस बेसिस पे ले, कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेटर है, तो एनपीवी वाला एक ऑप्शन बचेगा कंपैरिजन। यहाँ एनपीवी 7100 आएगा, यहाँ 5650 आएगा, ये है 3250, सभी निकल जाएंगे। 3850, 6000 और 2400 आगे सारे एनपीवी। अब देख लो बेस्ट कौन सा है। फर्स्ट सबसे हाईएस्ट एनपीवी वही दे रहा है। 60,000 तो पड़े ही हैं घर में, आप चाहो तो पूरे 60 इन्वेस्ट कर दो, चाहो तो 55 लगा लो, या इन चार में से कोई कर लो। पैसा पड़ा है तो क्या करूंगा रख के, 5,000 भी घर में बचा है तो कोई फायदा नहीं है। तो बेस्ट ऑप्शन तो वही है कि मैं सारा पैसा इन्वेस्ट करूं, और वैसे भी इसी में हाईएस्ट एनपीवी आ रहा है तो बेटर हो गया। अब मान लो 55,000 वाले में एनपीवी ज्यादा आ रहा होता, 7500, फिर क्या करते हैं? यही सिलेक्ट करते हैं ना, कम पैसों में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो मैं फालतू में और 5 बोले पड़े हैं क्या करने, वो लगा के भी क्या फायदा है, वो 5 तो कहीं और भी लगा सकते हैं ना फिर, वैसा है। तो अगर उसमें एनपीवी ज्यादा आ रहा होता तो डेफिनेटली अपने उसी पे जाते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के हिसाब से ये बेस्ट है। सोचने वाला क्वेश्चन है, वैसे फॉर्मूला का इतना स्पेसिफिक ये फाइंड करो वो फाइंड करो ऐसे नहीं बोला है, डिसीजन लेने के लिए बोला है। डिसीजन लेने के लिए तो आपको अपनी कॉमन सेंस चलानी पड़ेगी। सिक्सटीन 17 तो आपको होमवर्क में दिया होगा। अब वो टॉपिक वहां पे एंड हो गया, उसके बाद बीच में 2 टॉपिक मैंने कैंसिल करवाए हुए थे वैसा। और उसके बाद जो आगे दे रखा है ना, कैपिटल बजटिंग, रिस्क एनालिसिस, प्रॉब्लम नंबर 23 से, वहां से टॉपिक्स नए हैं, वो टॉपिक अपने बाकी है। कुछ टॉपिक हैं जिनमें आपके सम्स बन जाएंगे, वो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट, वो मैं टिक करा देता हूँ होमवर्क के लिए, आप नोट कर लो। प्रॉब्लम नंबर 24 है, कंपनी इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, द कंपनी यूजेस सर्टेनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच। मिला वो? तो वो सम आपका होमवर्क में हो जाएगा। दीदी बाजू वाली क्लास बाकी है करनी? हाँ दीदी बाजू वाली क्लास बाकी है करनी बोली, तो पहले वो कर लो, इनका 2 मिनट में ब्रेक ही होने वाला है, फिर आराम से कर लो। हाँ तो प्रॉब्लम नंबर 24 आप टिक कर लो होमवर्क में। सी फैक्टर वाला सम है तो वो एक बार ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कंसेप्ट बताया हुआ है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या है? 25 तो मुझे करवाना पड़ेगा, उसमें प्रोबेबिलिटी का यूज किया हुआ है, वो बाकी है। 26 भी यहाँ पे सॉल्व करेंगे, वो टॉपिक समझाना है। ट्वेंटी 27 भी प्रोबेबिलिटी वाला है, वो बाकी है। एक 28 नंबर का प्रॉब्लम है, सागर लिमिटेड, ये आपको ट्राई करना चाहिए। इसमें WACC का पॉइंट भी है, 2 चैप्टर मिक्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल बजटिंग दोनों आएगा। ऐसे सम्स तो एग्जाम में और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब एक चैप्टर कोई छोड़ के गया है तो फिर सम खत्म हो गया, 2 चैप्टर का कंबाइन। हाँ तो प्रॉब्लम नंबर 28 अच्छा क्वेश्चन है, बन जाएगा, मतलब ऐसा कुछ बताना बाकी नहीं है, उसमें आपको सोचना पड़ेगा। एक 29th क्वेश्चन है, वो मैंने कैंसिल करवाया हुआ है। यू आर द CFO ऑफ डिजायर लिमिटेड, कोई डिजायर नहीं हमारे इसको सॉल्व करने की। हाँ क्योंकि उसमें जो टॉपिक है सिमुलेशन वाला, सिमुलेशन आपके मॉड्यूल में नहीं है, तो वो कंसेप्ट फिर पूरा सिखाने को मतलब नहीं, ऑलरेडी चैप्टर बहुत बड़ा है।
मॉड्यूल के एडिशन चेंज होते हैं ना, तो ये लोग एक दो टॉपिक प्लस माइनस करते हैं। अब ये जो सम आपका पूछा हुआ है ये है 2015 का। 2015 के बाद सिलेबस 2 बार चेंज हो गया है, तो फिर वो मॉड्यूल चेंज हो जाती है तो कंसेप्ट प्लस माइनस हो जाते हैं। तो तब की मॉड्यूल में होगा इसलिए सम रखा है यहाँ पे, अभी की मॉड्यूल में नहीं। थर्टी वाला भी रहने दो, प्रोबेबिलिटी वाला है बताना बाकी है। उसका भी एक सम कराऊंगा तो क्या सेम टाइप के फिर हो जाएंगे आपके। 31 भी नहीं होगा, सेंसिटिविटी वाला एनालिसिस बाकी है। और 32 हो जाएगा, वो सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर MNO कंपनी वाला CE फैक्टर के बेसिस पे, तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। बस ठीक है, इतना रखो। ये होमवर्क वाले सम्स एक बार फिर मंडे तक कंप्लीट करके लेके आना आप। तो रिमेनिंग टॉपिक्स में आगे करवा दूंगा। अभी मॉड्यूल में अच्छे टॉपिक्स बाकी है, सेंसिटिविटी एनालिसिस है, डिसीजन ट्री है, एक मॉडिफाइड IRR है, तो बहुत अच्छा सम है उसमें मॉड्यूल में। वो सब फिर अपने मंडे कंटिन्यू करेंगे। अब क्रैकर के सम्स में अभी जितने कराने थे एक बार मैंने कराए, अब मंडे वापस मॉड्यूल में से आगे कंसेप्ट समझाऊंगा, फिर उसके बाद क्रैकर के रिमेनिंग सम्स कंप्लीट करेंगे। वैसे तो एक बार आप बुक तो दोनों कैरी कर लेना तो अच्छा है। और ये स्कैन कर लो।